नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। एंडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत में आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री पहुंचे हैं, तो बीजेपी में काफी तैयारियां भी है और कई तरह की चर्चा भी है। लेकिन इस बीच कुछ और भी सियासत से जुड़ी खबरें होंगी। प्रधानमंत्री ने क्या दिया मध्य प्रदेश को, क्या बात हुई, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प खबरें होंगी कुछ ऐसे व्यक्ति की जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतने दिन से ये क्या कर रही थी सरकार या प्रशासन के लोग। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में बीएल संतोष, स्ट्रीट वेंडर से संवाद, नहीं रहा बंगला, मुख्तार पर शिकंजा, मांग और प्रदर्शन। तो शुरुआत करते हैं सियासत की खबर से। मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों के बाद ही उपचुनाव का आगाज होने वाला है। आगाज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तारीख पर इंतजार है और तैयारियों को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड पर है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। बीएल संतोष विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति से फीडबैक ले रहे हैं। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहे। इसके साथ ही वो विधानसभा उपचुनाव प्रभारियों से संबंधित जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा संचालन समिति, प्रबंध समिति और विस्तारकों की अलग अलग बैठकों में भी शामिल हुए, जिसमें वो पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीएल संतोष उपचुनाव को लेकर पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकें हुई है। इस बैठक में उमा भारती भी नजर आई, जो आप देख रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके अलावा बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, सुहास भगत समेत तमाम सारे बड़े नेता भी आज बीजेपी में काफी चहल पहले दफ्तर में। और अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी फुल टाइम एक्शन मोड पर है। लगातार बीजेपी अपने चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी है और सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। हमारे ब्यूरो चीफ जोड़ रहे हैं आकाश, उनसे बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, बैठक में क्या निकलकर सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की अभी चल रही है। अगर हम बात करें तो ये चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है जरूर, लेकिन इस बैठक में इस बार बदलाव ये है कि बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इस बैठक को ले रहे हैं और सीधे तौर पर अभी तक जो चुनाव प्रबंध समिति ने जो तैयारी की है उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। अगर हम बीएल संतोष की बात करें तो आज दिन भर 4 बैठकें बीएल संतोष लेंगे और चारों बैठकों में अलग अलग फीडबैक वो जो है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ लेने वाले हैं। अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक जो है वो जो है विधानसभा प्रभारियों के साथ होगी और तीसरी बैठक जो है वो जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, जिनको एक एक विधानसभा में 2-2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ वो बैठेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये बैठकों का दौर बीजेपी मुख्यालय में चलने वाला है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो बैठक चल रही, तो इसमें सीधे तौर पर अभी तक जो संगठन ने पूरी कवायद की है, क्योंकि चुनाव प्रबंध समिति यानी सीधे तौर पर चुनाव से रिलेटेड जो पूरा प्रबंधन का जो काम किया गया है, जो कसावट की गई है संगठन में और चुनाव को लेकर जो तमाम मोर्चों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर क्या अभी तक हुआ है निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक, उसका फीडबैक जो है बीएल संतोष तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ ले रहे हैं। अगर हम बैठक में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत अन्य बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। 2 महीनों से बीएल संतोष का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें मनोज जी तो जिस तरीके से आज से 4 दिन पहले जो बैठक हुई थी वो भी बड़ी बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की नसीहत दी थी कि चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो या पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको अब जो है धरातल पर एकजुट करके काम करना होगा। और यही कारण है कि आज जब बीएल संतोष भी आए हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये बात स्पष्ट है कि अभी भी जो कार्यकर्ता है या नेता है वो सक्रिय नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं आपसी बैर के चलते, आपसी असामंजस्य के चलते पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि जब फीडबैक लिया जाएगा तो बीएल संतोष भोपाल से जाने से पहले, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है, कल भी जो है वो भोपाल में ही रहने वाले हैं, तमाम चीजें जो है सुबह तक वो बैठक लेंगे। तो ऐसे में देखना ये अहम है कि क्या कुछ दिशा निर्देश और वो टिप्स दे के जाएंगे। लेकिन ये साफ है कि उनके जाने के बाद बीजेपी का जो एक्शन है
वो एक अलग फ्लेवर का नजर आएगा। नहीं, लेकिन इस बीच आपकी बात हुई होगी, बीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष, और हम देख रहे थे कि अरविंद भदौरिया से भी बात कर रहे थे मीडिया के लोग, तो क्या बातें निकलकर सामने आ रही, आखिर बैठक में किस तरह की रणनीति बनाने की बात कही जा रही? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बैठक में इसी चीज पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से विकास के मुद्दे को जनता को बताया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है दल बदल को मुद्दा बनाकर उपचुनाव में जीत का रण फतेह करना चाहती है। इसके अलावा 15 महीने में जो कांग्रेस ने जनकल्याणी कार्य किए हैं उसके जरिए जो है कांग्रेस ये रण और ये जो रहा है जो कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी दिख रही है उसकी जो है वैतरणी पार करने की तैयारी में है। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम ये बैठकें कर ही इसीलिए रही है क्योंकि बीजेपी जो विकास का विजन है वो जनता तक पहुंचाने का बीजेपी का दृष्टिकोण है। और यही कारण है कि तमाम विंग्स को जो है बीजेपी के, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें या तमाम अन्य जो विंग्स हैं या अनुषांगिक संगठन है, उन तमाम लोगों को इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जमीनी स्तर तक पहुंचकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। और खास तौर पर इस बार जो है मनोज जी बीजेपी अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें 2018 में बीजेपी फील गुड में नजर आ रही थी और यही फील गुड जो है बीजेपी को 2018 के जब चुनाव परिणाम आए तो मुसीबत में जो है डाल दिया था बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन इस बार चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, उसकी तक जवाबदेही तय करने की बात बीजेपी में हो रही है। चलिए, निगाह बनाए रखिएगा। और यही होता है कि जब सत्ता में आप होते हैं और सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो फिर समझ भी आ जाता है कि कहां फील गुड था और कहां क्या था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वो गलती अब नहीं करना चाहती है जो 2018 में हो गई थी। ना कोई फील गुड है, बल्कि जो फील गुड महसूस कर रहे हैं उनको भी एहसास करा दिया था 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कि सत्ता में रहे तो ही लोग सलाम करेंगे, वरना फिर भूल जाइए, जलवा, ये शोहरत सब जब तक हासिल है तब तक आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं। तो मंत्री जी जरा नीचे उतरिए और फील्ड पर पहुंच जाइए, सड़क पर पहुंच जाइए, काम करिए। और यही आज BL संतोष साहब कह रहे होंगे तमाम सारे बड़े नेताओं से कि ये राह आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PM स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों से आज बात की गई है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में नए जो स्थान बनाया है उसको लेकर अलग अलग लोगों से बात की। मध्य प्रदेश के CM शिवराज और शहरी पथ विक्रेताओं से संवाद किया। PM मोदी ने संवाद के दौरान CM शिवराज और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बाकी राज्य भी प्रेरणा लेकर उत्साहित होंगे। इस योजना का मकसद छोटे व्यापारियों को नई शुरुआत करना था, जिससे बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी जुड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना ने स्ट्रीट वेंडर की जिंदगी में खुशियों का रंग भरने का काम किया है। इसमें छोटे व्यवसायियों की जिंदगी बदली है। कोरोना के कठिन दौर में PM मोदी ने छोटे व्यवसायियों से नई राय दिखाई। वहीं CM शिवराज ने बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से भी चर्चा की। PM मोदी ने सावेर के छगनलाल और ग्वालियर में पानी पूरी लगाने वाली अर्चना शर्मा सहित रायसेन के सांची के डालचंद में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। उन्होंने इनसे व्यापार की जानकारी ली और कई कारोबार के टिप्स भी दिए। साथ ही लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का अपील भी की, आग्रह किया। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर से और फिर शिवराज ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, फिर इस पर चर्चा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी बातों में एक विश्वास भी है और एक उम्मीद भी नजर आती है। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है
कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे और हिंदुस्तान के हर शहर में जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, उनको बैंक से पैसा मिले, इसके लिए आप सक्रिय प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई लाइव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को बताया डिजिटल के बारे में और रोजगार बढ़ाने के बारे में, जैविक खेती करने के बारे में, और सभी उनके द्वारा मैं भी कहना चाहता हूं कि सभी को जैविक खेती करना चाहिए। उसमें फ़ायदा रहता है, किसी को बीमारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री साहब ने पूछा लॉकडाउन के समय आपको क्या। चलिए, तो स्ट्रीट वेंडर से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक राह दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। दरअसल सरकार की तरफ से स्ट्रीट वेंडरों को अलग अलग राशि दी गई, 10-10 हजार की सहायता दी गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें तमाम सारे स्टेट में से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, इसलिए शिवराज जी की भी तारीफ की है। मेरे साथ इस वक्त हेमांसा जुड़ रही है इंदौर से, क्योंकि सांवेर के एक शख्स से भी प्रधानमंत्री ने बात की थी। हेमांसा, क्या कहेंगे, कितने लोग मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो योजना से लाभान्वित हुए हैं, और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की तारीफ भी की है, उसमें सांवेर का एक व्यक्ति भी है? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है आत्मनिर्भर भारत, ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर होंगे, स्वदेशी सामान बनाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में जो है हम इसमें आयात का काम कर सकते हैं और देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। उसी को देखते हुए जिस तरीके से कोविड का जो समय चल रहा था, कोरोना महामारी अभी जो चल रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो रोड पर अपनी सामान बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, उनको काफी लाभान्वित जो है वो योजना का लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो 22,000 से अधिक के लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर के सांवेर से इस योजना का जो लाभ मिला है, उसमें छगन लाल जो है सांवेर के, उनको चुना गया। खासतौर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे सांवेर से ही चर्चा की है, इंदौर की तारीफ की है, किस तरीके से इंदौर ने इस महामारी के दौरान जो लोगों की मदद की है और आगे बढ़े हैं। और अब जो है 10,000 से अधिक, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो 10,000 से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। और इसके साथ मनोज जी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो राशि है, जो लोग आगे इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। राशि आसानी से उन्हें जो है लोन मिल सकता है, एप्लीकेशन के माध्यम से उनको जो है राशि मिल सकती है। आधार लिंक, उनका आधार से जो उनका मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, और आगे जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए ज्यादा परेशानी जो है वो अब स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हो सकेगी। चलिए हेमांसा, बहुत धन्यवाद आपका। सांवेर से छगनलाल भी जुड़े थे, प्रधानमंत्री ने बात की है उनसे, और जैसा हेमांसा बता रही थी कि सीधे तौर पर महामारी के दौर में, कोरोना के संकट में जो लोग सड़क पर आ गए थे, सड़क से उतर गए थे, अब उनको पुनः काम में लाने की सरकार का एक प्रयास है। और स्ट्रीट वेंडरों से बात करके प्रधानमंत्री ने उनको संबल भी दिया, और राशि तो पहले ही उनके अकाउंट में आई है, इसीलिए उन्होंने अपने काम को शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश उसमें सबसे ऊपर है देश में, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबक लेना चाहिए, प्रोत्साहन जिस तरह से मध्य प्रदेश को मिला है उसका लाभ बाकी अन्य राज्य भी लें और समझें कि आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ, केंद्र सरकार की योजना का लाभ उनको मिला। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में बंगलों को लेकर खूब राजनीति हो रही है। सज्जन वर्मा के बंगले पर भी लोग पहुंचे थे, कमल पटेल को बंगला मिलना है, लेकिन खाली नहीं हुआ। ये जरूर है कि वहां पे ताले डाले गए, पर अब पीसी शर्मा ने भी अपना बंगला खाली कर दिया। पीसी शर्मा रोज चर्चा में बने रहते हैं, चूंकि लगातार वो जनसंपर्क मंत्री भी रहे और उसके बाद भी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे मंत्री अब धीरे धीरे कर अपने बंगले खाली कर रहे हैं, और अब यही कहा जाएगा कि नहीं रहा बंगला, क्योंकि मंत्री जी बंगले पर बैठकर बातें किया करते थे, बहुत कुछ हुआ करता था, और इसलिए कई ऐसे नेता है जो अभी भी बंगले खाली करने से चूक रहे हैं। वो रुक रहे हैं या घर वाले मना कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन सरकार का प्रयास है, संपदा विभाग की तरफ से सबको नोटिस दिए गए हैं, और उसके बाद भी बंगले खाली नहीं हुए। लेकिन पीसी शर्मा ने ये बंगला आज खाली कर दिया है। कुछ लोग भी वहां पहुंचे थे संपदा संचालनालय के, उन्होंने खाली कराया, लेकिन उससे पहले पीसी शर्मा ने अपनी शुरुआत कर दी थी।
हमारे साथ सुनते हैं कि पीसी शर्मा जी ने क्या कहा बंगला खाली करने के बाद। क्या है कि मंत्रियों को उनको अलर्ट हो गए हैं, तो बट नेचुरल जब नई सरकार आ गई उनके मंत्रियों को रहना है तो खाली करनी है। और हमने लगाया था कोर्ट में, उन्होंने कहा कि भाई जो मकान पहले आवंटित करे उसको खाली कराएं। और उनके संपदा वालों का है कि सर वो मंत्रियों का वो है जिनको आना है, तो मैंने ठीक कर देंगे, कर रहे हैं, स्वतः कर रहे हैं। आपकी 15 माह की जब पुराने आवास में जा रहे हैं। हमारी जब सरकार थी किसी का नहीं हटाया, आज भी रह रहे हैं। कृष्णा गौर एमएलए रह रही है, सुरेंद्र पटवा एमएलए में रह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। पहला राइट अगर कहीं विधायकों में बनता है तो मेरा बनता है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है। यही होता है, सरकारें बदलती है तो ये बीजेपी की सरकार है। पीसी शर्मा जी, आपको भी ये समझना पड़ेगा। अब वो अपने लोगों को बंगले देंगे, आप अपने लोगों को बंगले दे रहे थे, और ये चलता रहता, सत्ता बदलती तो इस तरह की चीजें। सोएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोएब, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, या फिर खुद निकले या निकालना पड़ा? बिल्कुल मनोज, देखिए सत्ता परिवर्तन के बाद देखने को मिलता है कि जो पूर्व जो मंत्री रहते हैं उनके बंगले फिलहाल खाली कराए जाते हैं, और अब सिलसिला भी धीरे धीरे चल रहा है मध्य प्रदेश में जो पूर्व मंत्री हैं उनके बंगले खाली कराने का। फिलहाल देखिए सज्जन सिंह वर्मा का आपने भी जिक्र करा था कि उन्होंने तो अब तक खाली नहीं करा, बंगले में ताला लगा के रखा है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में भी पिटीशन जो पूर्व कानून एवं जैसे जनसंपर्क मंत्री थे पीसी शर्मा, उनकी तरफ से पिटीशन लगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी किसी तरह का जवाब नहीं लो। संपदा की तरफ से उनको कॉल आया और अब जो है उन्होंने अपना बंगला खाली करा दिया गया। उनका ये कहना था कि विधायक के तौर पर एक जो बंगला है उनको आवंटित किया जाए और उसके बाद जो है बंगला खाली कराया जाए, लेकिन बंगला किसी तरह का आवंटित नहीं हुआ और अब बंगला उनको खाली करना पड़ा है। फिलहाल बंगले को लेकर उनका यह भी कहना था कि बीजेपी ने अपना चेहरा दिखाया, और जब हमारी सरकार कितने सोएब ऐसे और मंत्री हैं जिनके बंगले खाली करना अभी बाकी है कि हो गए सभी के खाली? नहीं, अभी तक देखिए धीरे धीरे बंगले ही खाली हो रहे हैं। पिछले दिनों देखने को मिला था कि डॉक्टर जो गोविंद सिंह पूर्व मंत्री थे उनका बंगला खाली कराया गया था। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सरकार में, तो उनके बंगले खाली होना है। फिलहाल देखिए ये आरोप भी लगाया गया कि जो कृष्णा गौर हैं या सुरेंद्र पटवा हैं, जब 15 माह की कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोग के बंगले खाली नहीं कराए गए थे, लेकिन बीजेपी ने अपना चेहरा दिखाया और अब जो है बिना आवंटित कर बंगले मंत्रियों से बंगले खाली कराए जा रहे हैं। चलिए सोएब, निगाह बनाए रखिएगा, किसी और का बंगला खाली हो तो बताइएगा, क्योंकि बंगले के लिए जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो बड़े बड़े दावे वादे करते हैं और कहते हैं हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन काम के लिए बंगला बहुत जरूरी। आप याद करिएगा, केजरीवाल कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे, उसके बाद फिर क्या क्या नहीं लिया है। यही होता है, बातें बड़ी होती है, जब सत्ता मिलती है तो सब भूल जाते हैं। ये देखते कितनी गाड़ी कितने बंगले, और अब तो बंगला खाली करते नहीं बन रहा, कांग्रेस के नेताओं से खाली करना पड़ा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। सीएम शिवराज के कहने पर, निर्देश पर बदमाशों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश में, और इस कड़ी में भोपाल के कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक की मंगलवार को रायसेन के गोहरगंज से गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार मलिक को 2 प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुख्तार मलिक को गिरफ्तार किया। वहीं बुधवार को बदमाश मुख्तार मलिक के अवैध रूप से बनाए गए मकान को नगर निगम अमले ने तोड़ दिया। मुख्तार का मकान श्यामला हिल्स स्थित अहाता रुस्तम खां में था, जिस पर रिमूवल की कार्रवाई की गई। मुख्तार पर शिकंजा भोपाल पुलिस ने किया है। उसके बाद लगातार अब वो मामले निकाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं कहां कहां। मुख्तार के बारे में आप जानते होंगे कि कुख्यात बदमाश है, कई तरह के मुकदमे इन पर दर्ज रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन के लोग इन पर अपनी आंखें तो डाल पाए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर पाए। लेकिन अब सरकार बदली है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि ऐसे कोई भी बदमाश जो समाज के हित में नहीं है, जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका काम ही अवैध रूप से काम करना, जिनका काम ही अड़ीबाजी है, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को नस्तानाबूद कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत इंदौर से हुई थी, अब तो अलग अलग हिस्सों में दिखाने देने लगी है। और यदि ऐसी कार्रवाई होती है तो हमें लगता है वो भी सबक लेते हैं, उनके परिवार के लोग भी सबक लेते हैं। ज्यादा लिया हमारे संवाददाता ने, देख लेते हैं। तो इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं और मुख्तार मलिक के बंगले को तोड़ा गया है, इसका जायजा लिया है। मेरे साथ सोहेब जुड़ रहे हैं, सोहेब से बात कर लेते। सोहेब,
तो ये लगातार शोएब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इस बंगले को तोड़ा गया है, लेकिन कई दिनों से मुख्तार पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, इतना टाइम क्यों लग गया पुलिस तक वहां पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए चुन चुनकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। फिलहाल कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक की बात किया तो 50 से ज्यादा उसके ऊपर मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास हो या आड़ीबाजी हो, इस तरह के मामले। फिलहाल 50 से ज्यादा मामले होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जब शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच ने रायसेन से उसको एक ढाबे पर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल शामला स्थित जो उसका अवैध मकान था 3 मंजिला, उसको जिला प्रशासन नगर निगम की टीम ने आज तोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी की बात हो या कलेक्टर की बात, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की और कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। हिट लिस्ट पूरी एक तरह से बनाई गई है। जिला प्रशासन ने 100 से ज्यादा ऐसे माफिया हो जिनके ऊपर कार्रवाई करना है। फिलहाल बीते कुछ दिनों में करीब 15 से 20 ऐसे माफिया थे जिन्होंने अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पर किए थे, फार्म हाउस बना के रखे थे या मकान बना दिए थे या जमीनें या प्लाट लोगों को ठगी करके बेचे थे। तो इन पर कार्रवाई देखने को मिली है और इसी तरह की जो कार्रवाई है भोपाल में आगे भी मनोज जी देखने को मिलेगी। चलिए निगाह बना के रखिएगा मुख्तार के और कितने ठिकाने हैं और कब पुलिस उनकी नजर पहुंचती है, क्योंकि सरकार का ये नया प्लान है कि जहां जो बदमाश मिले, यदि वो ऐसी संपत्ति अर्जित करता है जो अवैध तरीके से उसने कमाई है, तो उसी को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सीधे तौर पर इसका दिलो दिमाग पे असर पड़ता है और हमें लगता है बदमाश जो भी होंगे, कुख्यात बदमाश हो, वो इससे सबक लेंगे, क्योंकि आप ये समझते हैं कि यदि काली कमाई से ये सब भर लिया जाएगा तो किसी की नजर है। और कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ बस कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। उनको बीते 6 माह से वेतन भत्ता नहीं मिला है। बस कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल में आर्थिक परेशानी से जूझ रहे कर्मचारियों को जल्द पैसों का भुगतान किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर में बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपना विरोध जताया। मांग और प्रदर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है। 6 महीने के वेतन को लेकर ये तमाम कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं, इन्होंने प्रदर्शन किया है और 6 माह से यदि वेतन भत्ता नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि इनकी स्थितियां क्या होगी। और छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले शिक्षक संघ D.Ed B.Ed के द्वारा किया गया था, उसके बाद सरकार ने उनको सौगात दी। जो उन्होंने कहा उस मांग को माना, उसकी जांच के आदेश दिए, लेकिन अब ये नई मांग सामने आ गई है। बस ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर आ गए, घर में रोटी रोजी की दिक्कत खड़ी हो गई है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का कारण है 6 महीने से बस कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। 6 महीने से छत्तीसगढ़ में 12,000 बसों के 52,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। शासन प्रशासन से गुजारा भत्ता की मांग की गई। शासन प्रशासन बस संचालकों से संपर्क किए, उनके द्वारा झूठी घोषणाएं की गई। हम 30 करोड़ रुपए बस कर्मचारियों को बांट दिए हैं। 30 करोड़ रुपए की झूठी अफवाह फैला करके उन्होंने शासन को भ्रमित करके, चलिए वो कह रहे हैं कि शासन को भ्रमित करके नुकसान पहुंचा है हम लोग को, लेकिन 6 माह से हम लोग परेशान हैं। शशिकांत हमारे साथ जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। शशिकांत, 6 माह से वेतन भत्ते नहीं मिले, लोग की माली हालत बड़ी खराब हो गई होगी, क्या कहना है इन कर्मचारियों का? जी देखिए, कोविड-19 ने हर एक वर्ग को प्रभावित किया है। ऐसा ही एक वर्ग है बस कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, जिन्होंने 6 महीने से जो है बसों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है इनके सामने रोजी रोटी की संकट सामने आ गई है। वही 6 महीने के वेतन और भत्ते की मांग को लेकर आज जो है ड्राइवर कंडक्टरों ने जो है बस स्टैंड पर जो है आज प्रदर्शन किया। वही जो है 13 सितम्बर तक उनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया गया तो जो है CM हाउस का घेराव करेंगे। साथ ही जो है अनिश्चितकालीन तक हड़ताल में जाने की जो है ऐलान किया गया है। बता दें कि जो इन्होंने जो है भत्ते की मांग और वेतन की मांग को लेकर CM से शिकायत भी की गई थी। CM ने जिसके बाद आश्वासन देते हुए बस संचालकों को कहा गया था कि जो है उनकी जो मांगों पर विचार किया जाए और उन्हें वेतन दिया जाए। उसके बाद जो है जो बस संचालक है लगातार जो है झूठी अफवाह फैलाते हुए कहा गया कि उन्हें जो है ड्राइवरों और कर्मचारियों को जो है 30 करोड़ तक की जो है राशि दे दी गई है, लेकिन जो
जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की जो राशि है वो नहीं दी गई है। इसके हालांकि जो है इसको लेकर लगातार जो आज जो है प्रदर्शन किया है, आज जो है 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। अगर इनकी मांगों को जो है पूरा नहीं करते तो जो है जो 13 सितंबर के बाद जो है जो अनिश्चित चलिए शशिकांत, निगाह बना के रखिएगा 13 सितंबर को क्या होता है उस पर भी निगाह रखेगी। लेकिन सरकार शायद समझ पाए, छत्तीसगढ़ की सरकार 6 माह से वेतन भत्ते को लेकर ये लोग परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी संघ के लोग हैं, बस कर्मचारी संघ के लोग हैं और अपनी मांगों के अड़े हैं। तो मिड सेशन में हम इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ दिलचस्प खबरों की तरफ आपका ध्यान भी दिलाते हैं और जहां गड़बड़ होती है उनकी आंखें खोलने का काम हम करते हैं। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।